हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 16 जनवरी। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल न्यूज़ नहीं आ पाई थी दोस्तों, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस वजह से मुझे स्पाइन का इशू हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी। आज भी पेन है बट मेडिसिन वगैरह लेने के बाद अभी थोड़ा रिलीफ है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज डेट है 16 जनवरी। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर और बारे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, और टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब अगर ट्विटर वगैरह ज्वाइन करना है तो आप हमारे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में, नीचे सबसे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन लंगूर की। तो गोल्डन लंगूर चर्चा में क्यों है? गोल्डन लंगूर चर्चा में इसलिए है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 117 है ना, वहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक लंगूर की मौत हो गई। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी चर्चा में है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये कहाँ कहाँ हमारे पाया जाता है। तो जनरली आप पाएंगे कि तो भारत के जो जो असम वाला एरिया है ना, तो असम में बेसिकली पाया जाता है ज़्यादातर, और अपने पड़ोसी राज्य जो है भूटान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए कहाँ पे ये दुर्घटना हुई, ये आपसे हो सकता है पूछ ले। ठीक है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो देखो, इसको ट्रैकीपिथेकस गी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रजाति का नाम बेसिकली हम बात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारत में कब से हम इसको देख रहे हैं, तो 1953 से। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। देखो, बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, है ना। तख्ता पलट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। शेख हसीना के गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ना इससे पहले देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर कैसे थे, सबसे पहले तो वो चर्चा करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ हमारा मतलब बॉर्डर लगता है, तो वो लगता है आपका बांग्लादेश के साथ। 4,900 4,096, ठीक है, किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो आप देखो कि इधर हमारा पाकिस्तान से लगता है, ऊपर चाइना, फिर उसी बगल में नेपाल है, फिर भूटान है, फिर उसके बाद उधर अफगानिस्तान है, फिर इधर बांग्लादेश है। ये मेजर मेजर कंट्री जिनसे हमारा बॉर्डर लगता है। तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ लगता है, फिर चाइना के साथ लगता है, फिर पाकिस्तान के साथ लगता है, फिर नेपाल के साथ लगभग 1700 कुछ लगता है, भूटान के साथ 600 कुछ है, और 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। तो ऐसे बॉर्डर हमारा मतलब मैंने आपको सबसे ज़्यादा से कम की तरफ बताया दोस्तों कि इतना बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखो, अभी 2015 में एक बार हमने क्या किया था कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किए थे। आपने आई थिंक 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 100 या 101 था, बट मुझे लग रहा है 100 था वो। जिसमें क्या था, जैसे सपोज करो बॉर्डर ऐसे हो, किसी के साथ आपका बॉर्डर ऐसे हो, तो आप सोच के देखो, मान लेते हैं इधर बांग्लादेश था, इधर इंडिया था, तो इंडिया के सैनिक यहाँ से बॉर्डर कर मतलब यहाँ पे खड़े होकर पूरा निगरानी करते करते अंदर ऐसे घुस के, फिर ऐसे ऐसे घूम के पूरा ऐसे बॉर्डर मतलब निगरानी करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये ऐसे ऐसे बॉर्डर घूम के इतना अंदर तक घूम के है, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो ये वाला इलाका हम लोग बांग्लादेश को ले लेते हैं, ये जो बांग्लादेश का इलाका है ये अपने आप को दे देते हैं, ये अपने इंडिया को ले लेते हैं, और ये बांग्लादेश का ये इंडिया वाला ये पार्ट इनको दे देते हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगा, अब जो सैनिक की जरूरत हमें सपोज करो 1,000 सैनिक की जरूरत पड़ रही थी इसकी निगरानी के लिए, हो सकता है इसके लिए हमें 500-600 सैनिक की जरूरत पड़े, क्योंकि बॉर्डर सीधा हो जाएगा, तो निगरानी के लिए एक एक सैनिक इधर खड़ा करने पड़ेंगे बस, है ना। तो इंडिया ने ये सोच के दोस्तों 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किए। और देखो, बांग्लादेश के और इंडिया के बॉर्डर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर नहीं है। सिक्योर इन द सेंस फेंसिंग बहुत नहीं है ना। जस्ट हमने ऐसे पिलर गाड़ गाड़ के वॉल करके तार लगा दिए हैं। ठीक है, उधर से इधर कोई आ सकता है, इधर से कोई जा सकता है, ज़्यादातर प्लेसेस पे ऐसा ही है ना। तो अभी क्या किया इन्होंने, तो अभी जो फेंसिंग वगैरह बनाई थी, उनके सैनिकों ने बिगाड़ना उगाड़ना चालू कर दिया, है ना, खराब करना चालू कर दिया इधर। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में, कहाँ पे, मालदा के पास में, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है यहाँ पे, मालदा में। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है। अब देखोगे तो भारत के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो आप इधर देखोगे वेस्ट बंगाल शेयर करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का बहुत लंबा मतलब बॉर्डर चला जाता है। आप देखो यहाँ से ऐसे 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 ये पूरा यहाँ तक आता है। ठीक है, तो आप देखोगे 50% के आसपास सिर्फ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद थोड़ा सा आसाम शेयर करता है इधर, फिर उसके बाद फिर मेघालय आ जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आसाम शेयर करता है, फिर इधर त्रिपुरा आ जाता है, फिर उधर से आप देखोगे तो मिजोरम आ जाता है। ठीक है, इधर से त्रिपुरा, इधर से मिजोरम, तो आप देखोगे त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, फिर आसाम बॉर्डर शेयर करता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। तो ये मेजरली 5 राज्य शेयर करता है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा वेस्ट बंगाल शेयर करता है, एग्जाम पॉइंट से आपका रिलेवेंट भी है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और सबसे कम आसाम शेयर करता है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको?
है ना। अब देखो एक और चीज बताता हूँ आपको। देखो सार्क का मेंबर है बांग्लादेश, बिम्स्टेक का मेंबर है बांग्लादेश, तो अगर हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसमें देखोगे तो आप बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ठीक है, थाईलैंड है और आपका नेपाल और भूटान है, ठीक है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो बहुत छोटे छोटे कंट्रियां हैं, अगर एक छोटा कंट्री अगर इधर से उधर भागेगा तो बाकी कंट्री भी इधर से उधर करना चालू कर देंगे, है ना। इसके अलावा एक चीज और आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। देखो 180 किलोमीटर का हम लोग के साथ क्या है, रिवर बाउंड्री है। रिवर बाउंड्री मतलब सपोज करो एक नदी ऐसे घूम के चली गई, है ना, हमारा बॉर्डर ये ऐसे सपोज करो है, यहाँ से ऐसे है, तो ये जो रिवर का बॉर्डर आ गया ना, तो रिवर वाला बॉर्डर लगभग लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। क्यों है? क्योंकि कई सारी नदियां इसमें होके बहती हैं। जैसे सबसे पहले अपनी एक मेजर रिवर गंगा है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा है ना। ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां देखोगे तो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इंडिया से होते हुए एक ऊपर से बांग्लादेश में जाती है, एक नीचे से जाती है। इसके अलावा तीस्ता वगैरह छोटी छोटी नदियां बहुत सारी और भी हैं, है ना। तो हमारा देखो लैंड के साथ साथ बॉर्डर 180 किलोमीटर पानी का भी बॉर्डर आ जाता है। पानी का बॉर्डर मतलब जमीन के, जमीन की जो एरिया है उसमें, जैसे अगर ये जमीन है तो इसमें जो नदियां बह रही है तो यहाँ पे जो नदियों का बॉर्डर आ रहा है वो भी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आप कोई फेंसिंग नहीं लगा सकते हो क्योंकि पानी का फ्लो है, तो आप वहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह तो नहीं लगा सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखो ई ओथ अगेंस्ट ड्रग्स चर्चा में क्यों है। देखो अभी ना आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप इंडिया को देखोगे ना, तो इंडिया का जो नॉर्थ साइड है वहां पे देखोगे ड्रग्स वगैरह के केसेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। नॉर्थ साइड का मतलब देखोगे तो राजस्थान, पंजाब और कुछ लगा हुआ दिल्ली, हरियाणा, इधर देखोगे तो ड्रग्स के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ड्रग्स का मतलब जो अफीम, गांजा, चरस उसकी होती है ना, उसकी मैं बात करता हूँ। एलएसडी वगैरह क्या क्या नाम बोलते हैं, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये इधर वाले इलाके में ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? उसके बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप देखोगे साउथ इंडिया में ड्रग्स वगैरह केसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, साउथ इंडिया में मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? बॉर्डरिंग स्टेट पे। बॉर्डरिंग स्टेट का मतलब क्यों है कि जो बॉर्डर से बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो बेसिकली विदेशों से आते हैं, तो वो शिप के थ्रू, है ना, एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्रग्स वगैरह के केसेस मिलेंगे। लेकिन जब मेन लैंड पे आप जाओगे, जैसे एमपी वगैरह इधर उधर, उतने ड्रग्स के केसेस आपको नहीं मिलेंगे, रेदर देन आपके आपके कोस्टल लाइन स्टेट्स जो होंगे उसके, या फिर आप पाकिस्तान के साइड या म्यांमार के साइड देखोगे इधर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसका रीजन है, उसको मैं आगे अभी एक इस मतलब इमेज से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी चर्चा में क्यों, देखो ई ओथ अगेंस्ट ड्रग्स चालू किया गया राजस्थान में, ठीक है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके बच्चों को बताया जा रहा है कि देखो इससे निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। आपको प्लेज लेना है कि आप ड्रग्स नहीं लोगे। आने वाले टाइम में अगर कुछ कोई ऐसा आपका फ्रेंड आपको कहता है तो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, फैमिली को बताओगे। ये सारे एक मुहिम चलाई जा रही है, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव व्यू में चीजें की जा रही है, ठीक है। अब देखो ये दो नाम आपने कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए आज। एक है गोल्डन क्रिसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। ये ऐसे प्लेसेस हैं दोस्तों जो पूरे मतलब एशिया के, साउथ एशिया रीजन में ड्रग्स के लिए बेसिकली बदनाम है ना। ये आज से नहीं, आज से 10 साल पहले भी आप करंट अफेयर पढ़ते तब भी था, 15 साल पहले पढ़ते तब भी था, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहली बार जब सुना दोस्तों, मैंने तो सुना था इसके बारे में 2013 में, ये गोल्डन क्रिसेंट के बारे में। तो होता क्या है, जो ड्रग्स की खेती वगैरह होती है ना, जनरली देखोगे ज़्यादातर ये अफगानिस्तान में होती है, ईरान में होती है और कुछ हद तक पाकिस्तान में होती है, ठीक है। तो इसको इसीलिए गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, ठीक है, आधा चांद भी इसको आप कह सकते हो, है ना। तो ये लोग इधर से उगाते हैं, ठीक है, और सप्लाई करते हैं किससे? मान लो अफगानिस्तान में उगा, अफगानिस्तान से ये या तो ईरान के थ्रू आएंगे या तो फिर पाकिस्तान से होते हुए इंडिया से, ऐसे ऐसे होते होते पूरा ये इधर इधर तक चैन सप्लाई होती है साउथ एशियन कंट्री की तरफ, आसियान जिसको आप बोलते हो ना, आसियान की तरफ, राइट। तो ये पूरा ऐसे चलता है इनका। इस पाथ वे में देखोगे तो इंडिया में आ जाता है। अब जनरली देखो आप देखोगे तो ये लोग कैसे एक दूसरे को मतलब भेज देते हैं। देखो ड्रग्स भेजना बहुत मुश्किल काम होता है, क्यों? क्योंकि एक बॉर्डर चेकिंग होती है ना, आप इधर से इधर, मान लो इधर इंडिया था, इधर पाकिस्तान था, आप इधर से इधर नहीं भेज सकते, राइट। एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया का बॉर्डर बहुत लंबा है, तो आप हर जगह एक एक सैनिक बैठा के तो नहीं रख सकते, है ना। मान लो यहाँ पे सैनिक पहरा दे रहे हैं, ठीक है, फिर 1 किलोमीटर बाद पहरा दे रहे हैं, तो 1 किलोमीटर जो एरिया बीच में बच गया, इसमें तो कोई सैनिक है ही नहीं ना, है ना, इस 1 किलोमीटर में। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ से ऊपर से फेंसिंग के ऊपर से फेंक देते हैं, इधर गिर जाता है। कितने किसानों का घर है इसके किनारे, तो किसानों के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। मतलब किसान का खेत है, तो आप अगर कोई आर्मी वाला भी देखेगा तो सोचेगा अरे यार ये तो अपना किसान ही है, ये खेत में गेहूं गेहूं काटने आया, धान काटने आया, ऐसा सोचेंगे, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते घुमाते तेजी से फेंकेंगे, इधर आके गिर जाएगा खेत में। फिर ये क्या करेगा, अपना खेत में देखने के बहाने आएगा, देर से उठाएगा और लेके फिर चला जाता है, फिर ऐसे ड्रग्स की सप्लाई होती है।
ठीक है, इनको भी भेजना रहता है तो ये ऐसे ही करते हैं, उधर भेज फेंक देते हैं, इधर इधर फेंक देते हैं। तो वो लोग का कम्युनिकेशन हो जाता है आराम से, कम्युनिकेशन करके लोग सेट कर रखे हैं कि इस वाले खेत पे फेंकना है, इस वाले खेत पे फेंकना है, जब फेंकना तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हम आके ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग सप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे जनरली इधर जो बॉर्डर लगता है अपना, इधर लगता है कौन कौन सा बॉर्डर, पंजाब। तो आप पाएंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स के केसेस या ड्रग्स की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है पंजाब में। देन उसके बाद लगा हुआ बॉर्डर राजस्थान। तो ये ज़्यादा इफेक्टेड मतलब देश है, राज्य है हमारे बेसिकली किससे, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए। सेम ऐसे ही आ जाता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में देख पाओगे आप म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कुछ हद तक वियतनाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये लोग ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी कुछ उगाते हैं, राइट, म्यांमार थाईलैंड वगैरह में। और ये लोग भी ड्रग्स का मतलब एक तरह से हब कह सकते हो, ये भी एक हब है, ये एक पूरा हब है। और ये पूरे इधर उधर से पूरा एक तरह से कह सकते हो पूरी सप्लाई करते हैं। इवन बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रियों में यहाँ से ड्रग्स सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे नाग MK2 की। ठीक है, तो ये DRDO ने एक्चुअली अभी रिसेंटली इसको अनाउंस किया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये इंडिजीनियस डेवलप थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लॉन्च किया और लॉन्च करके भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको एक बार टारगेट दे दिया कि इस टैंक को उड़ाना है, तो वो टैंक कहीं भी रहेगा, उसको जाके मार के तभी वो सांस लेगा, बेसिकली ऐसा समझ लो। ठीक है, तो एंटी टैंक मिसाइल है, नाग MK2 मार्क 2 इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट मतलब है कि आपने एक बार फायर कर दिया तो आप भूल जाइए उसको। क्यों? क्योंकि वो जाके जहाँ पे आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारा है, मतलब गाइडेड है ना, इसको हमने एक बार गाइड कर दिया कि आपको इसको जाके मारना है। मान लो ये ए नाम का मिसाइल था, है ना, ये ए नाम का मिसाइल था। अब मैं यहाँ से बैठा हूँ बी प्लेस से, मैंने एक टारगेट किया, है ना, अपने सिस्टम से मैंने टारगेट किया कि यार ये यहाँ पे मिसाइल है, इसको मारना है। तो जैसे मैंने यहाँ से फायर किया ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके GPS में सेट हो गया कि यार इसी मिसाइल को मारना है, चाहे जहाँ जाइए, चाहे इधर चलाए तब भी मारेंगे इसी को, इधर चलाए तब भी इसी को मारना है। तो ऑटोमेटिक आके उसी को हिट करेगा, वो किसी और चीज़ को हिट करेगा ही नहीं। इसीलिए उसको बोलते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक का मतलब टैंकों को ही उड़ा देगा। ठीक है, गाइडेड का मतलब हो गया कि हमने इसको पाथ दे दिया तो उसी को फॉलो करता है। ठीक है, मिसाइल का मतलब समझ ही रहे हो, मिसाइल जो आपको ध्वस्त कर देगा सामने वाली चीज़ों को। ठीक है, तो याद रखिएगा DRDO ने बेसिकली इसको बनाया है। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ क्या है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम IGMDP बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो सबसे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझ लो। तो याद रखिएगा कि ये नाग MK2 किसने बनाया है, सबसे पहले तो याद रखिएगा DRDO ने बनाया है ना। दूसरा, इसकी जो पद्धति है कैसे काम करती है, तो याद रखिए फायर एंड फॉरगेट पद्धति में काम करती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, ऐसा डिजाइन किया गया, थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा कौन सी जनरेशन की है, तो थर्ड जनरेशन की मिसाइल है मार्क 2, है ना। नाग MK2 थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ IGM PD के। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। चलो, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।